नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज जिस शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, पहले उनका परिचय दे देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल की पहली महिला विधायक कौन है, तो हो सकता है आप गूगल करें और तब आपको पता चले कि पहली महिला विधायक कौन है। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि सूबे की एक ऐसी मंत्री का नाम बताइए जो अपने सौम्य, सरल और सहज स्वभाव के लिए जानी जाती है, अब बिल्कुल आप पहचान गए होंगे और बिल्कुल सही भी पहचाना। बहुत स्वागत कीजिए, मेरे साथ हैं कृष्णा गौर जी। बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, आपका जैसा नाम है, कहते हैं यथा नाम तथा गुणा, और अब तो आप लोगों के बीच में इतनी चर्चित भी हैं और कृष्णा दीदी के नाम से जानी जाती हैं। महापौर से लेकर के, मेयर से लेकर के और विधानसभा में विधायक बनने और उसके बाद मंत्री तक का सफर, इस पूरे दौरान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप क्या मानती हैं? क्या ऐसा एपिसोड हुआ कि आप राजनीति में आई, क्योंकि आपका तो क्षेत्र ही अलग था? निश्चित रूप से मैं हमेशा कहती हूँ कि चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। किसी ने किसी का भाग्य नहीं कभी देखा कि आगे क्या होने वाला है। मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि मेरे जीवन में कैसा समय आएगा और मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, हाउसवाइफ थी, घर में 2 प्यारे बच्चे थे, छोटा सा हमारा घर था। बाबूजी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे, प्रदेश की सेवा कर रहे थे। और जब से विवाह होकर परिवार में आई थी, तब से मैंने देखा था बाबूजी को समर्पण के साथ सेवा करते हुए। तो एक ही ध्येय था, एक ही लक्ष्य था कि बाबूजी बहुत उदार मन से इसी प्रकार सेवा करते रहे, पीछे से उनको परिवार का पूरा सपोर्ट मिले। और इस दृष्टि से मैं और मेरे पति, हम 2 छोटे बच्चे थे, हम पूरा सपोर्ट उनको करते थे। लेकिन नियति को कुछ शायद और मंजूर था, और बाबूजी जब प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब उसी की नियति की कुदृष्टि मेरे परिवार पर पड़ी और सब कुछ खत्म हुआ। एक पल के लिए तो लगा कि अब कुछ नहीं बचा। और तब बाबूजी को संभालना, दोनों बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, ये खुद को भी संभालना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और उसके बाद जिस प्रकार से मैंने अपने आप को संभाला, बच्चों को संभाला, बाबूजी को संभाला, मैं समझ सकती हूँ कि इसमें निश्चित रूप से मेरे अंदर की अंतर्शक्ति ने तो बहुत बड़ा काम किया ही, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे कार्यकर्ताओं ने, गोविंदपुरा की जनता ने जो सहारा मुझे दिया है वो अद्भुत था। बाबूजी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेले हैं। लेकिन मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ आज और जिस विचारधारा के साथ हम खड़े हुए हैं, ये वह पार्टी परिवार है जो हर एक कार्यकर्ता की ही चिंता नहीं करता, उसके परिवार की भी चिंता करते हैं। और इसलिए पार्टी परिवार ने ये चिंता की कि मेरे लिए अब आने वाले भविष्य में क्या किया जाए, और इस दृष्टि से मुझे घर से बाहर निकाला, मुझे अवसर दिए, संगठन में काम करने का मौका दिया। और उसके बाद जिस प्रकार की मेरी कार्यशैली थी, लोगों को अच्छा लगा। लोगों के बीच में मेरे व्यवहार को लेकर, मेरे काम को लेकर एक सकारात्मकता बनी और लोगों ने मुझे स्वीकार किया। तो 2009 में जब नगर निगम का चुनाव आया और यह सीट महिला आरक्षित हुई, तो मेरी पार्टी ने मुझे ये काम सौंपा और उस पर मैंने खरा उतर कर दिखाया। जाहिर सी बात है, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आप रहीं, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपकी आज अपनी अलग छवि है। आज कृष्णा दीदी जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, चाहे वो भोपाल की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेयर होने के नाते और अब राज्य मंत्री होने के नाते विधानसभा में कितना अंतर देखती हैं जो कार्यवाही होती है, कार्यशैली में? मेरे को बाबूजी ने हमेशा यही सिखाया था और वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। जब राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए आई तो बाबूजी ने कहा था कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, राजनीति का क्षेत्र बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्गम होता है। ये ऐसा दुर्गम क्षेत्र होता है जिस पर कई बार हमको लहूलुहान होना पड़ता है, कई बार हमको बहुत परेशान होना पड़ता है। लेकिन हमेशा यह याद रखना कि अगर हम बहुत मन से, समर्पण के साथ अगर इसमें काम करने के लिए आए हैं तो हमको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा था कि किसी नाम के सहारे कुछ दूर तो चला जा सकता है, लेकिन बहुत दूर नहीं जा सकते। अगर आपको बहुत आगे चलना है तो अपनी राह खुद रोशन करनी पड़ेगी, खुद जलना होगा तब राह रोशन होगी। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि बाबूजी की अपेक्षा यदि मेरे से इस बात की है कि उनके नाम का कम से कम उपयोग करते हुए मैं अपनी छवि खुद बनाऊं, तो निश्चित रूप से मैं बाबूजी के इस सपने को साकार करूंगी। डगर आसान तो नहीं रही होगी कृष्णा जी? बहुत बहुत कठिन डगर थी,
बहुत कठिन डगर थी। जिस समाज में हम रहते हैं, राजनीति में आज भी मैं मानती हूँ कि महिलाओं का काम करना कठिन समझा जाता है। और इस दृष्टि से चूंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आई थी, इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं भी उससे बच गई। मुझे भी बहुत सारे आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप लगे, पर मेरी सोच सही थी, मेरा सकारात्मक काम करने का तरीका था। और इस दृष्टि से लोगों ने देखा कि भले ही इनके ऊपर कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे, कितनी भी उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन यह अपने संकल्प के साथ आगे काम करती रही, आगे बढ़ती रही। और मुझे लगता है कि उसके बाद किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। कोशिश यही हुई कि कभी भी मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे। मेरी पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए उसमें अपना समर्पण देकर काम करूँगी। और इस दृष्टि से पार्टी ने भी देखा कि वास्तव में मेरे में क्षमता है काम करने की। मैं पहले महापौर बनी, 5 साल मैंने अच्छा काम किया। भोपाल के विकास का वो मेरे को लगता है गोल्डन पीरियड था। और उसके बाद फिर पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी दी, प्रदेश में जिम्मेदारी मिली। महिला मोर्चे की प्रदेश की प्रभारी बनकर पूरे प्रदेश का दौरा किया। उसके बाद 2018 में पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, विधायक बनी। 2023 में फिर मुझे टिकट मिला और आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। ये सब जितने भी एपिसोड हुए, निश्चित रूप से आप उन परिस्थितियों में तो राजनीति में नहीं आई कि आपको आना था। आप एक ऐसे विषम परिस्थिति निर्मित हुई जिसमें आई। परवरिश, पारिवारिक पृष्ठभूमि और परवरिश, आप इंदौर आपका मायका रहा है, आप एक संयुक्त परिवार में रही हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होगा इस पूरे कॉन्फिडेंस के पीछे। और इस हाँ, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि संयुक्त परिवार में जब आप अपनी परवरिश लेते हैं और बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, तो सामूहिक जिस प्रकार से पूरे परिवार का एक एफर्ट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो हमारे अंदर, हमारे ब्लड में आते हैं। तो कोई भी घर में काम होता था, सब लोग मिलके करते थे। त्यौहार आते थे, सब लोग मिलके मनाते थे। घर में मंगल प्रसंग, शादी ब्याह जैसा कोई होता था तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती थी। मुझे लगता है वही मेरे को इस फील्ड में भी बहुत काम आया, क्योंकि यह भी सबको साथ लेके चलने वाला फील्ड है, सबके साथ मिलकर काम करने वाला फील्ड है। तो मुझे अपने बचपन से, अपनी परवरिश से जो संस्कार मिले थे वो राजनीति में आने के बाद और ज़्यादा परिमार्जित होते गए। लेकिन परिवारवाद का आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगाती है, ऐसे में आप अपने आप को कैसे संभालती हैं? क्योंकि परिवारवाद का आरोप तो लगता है। ये अलग बात है कि आज आपकी अलग लाइन है, अलग पहचान है, आज आप कृष्णा दीदी के नाम से जानी जाती हैं। हाँ, दुख होता है, कई बार दुख होता था कि जब बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बातें सामने आती थी कि परिवारवाद के कारण उनको मौका मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे का भी उनको मेरे जीवन की उन समस्त पहलुओं को भी देखना चाहिए कि मैं किन परिस्थितियों में काम करने के लिए आई। अगर जनता मुझे स्वीकार न करती तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती थी। मौका एक बार पार्टी देती है, बार बार नहीं देती है। वो तो वोटों के आंकड़े बताते हैं कि जनता ने आपका कितना साथ दिया। 1 लाख से अधिक वोटों से आप जीत के आई और लगातार 8 बार विधायक रहे बाबूलाल गौर जी, 2 बार से आप विधायक हैं, तो 10 बार बाबूजी रहे और 2 बार से आप हैं। तो कितना बड़ा जनता, गोविंदपुरा की जनता तो एकदम से परिवार ही है आपका। आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता की अभी और भी जरूरत है या अभी भी उनके लिए चुनौतियां हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आज महिलाएं जागरूक भी हुई है। बड़ी संख्या में महिलाओं को लगता है कि नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की भी सोच यही है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। 50% की आबादी परिवार, समाज और देश की है। लेकिन अगर हम राजनीति में देखा जाए, जहाँ पर हम नीतिगत निर्णय लेते हैं, जहाँ नीतियाँ सरकार बनाती है समाज के लिए, तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत गिनी चुनी होती है। तो आज अगर एक अवसर मिल रहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का अवसर अगर देश की सरकार देने जा रही है, तो महिलाओं में भी बड़ी जागरूकता है। महिलाएं निश्चित रूप से चाहती हैं कि वह भी इस प्रकार के निर्णयों में भागीदारी करें ताकि बेहतर समाज का हम निर्माण कर सकें। आज निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि जब एक लोगों की सोच बदली है, महिलाओं की सोच बदली है और लोगों को लग रहा है
कि वास्तव में अब महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए। तो इस दौर में महिलाएं जब आगे आ रही हैं तो हमें उन सबको उसका स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से घर का ही गृह मंत्रालय ना कहलाएं, वो प्रदेश और देश की भी जिम्मेदारी वो संभाल सकती हैं बखूबी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बाबूलाल गौर जी का जितना राजनीतिक बड़ा कद रहा है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आप भी अब महापौर हैं रहीं और इसके बाद अब मंत्री हैं, तो कभी सीएम बनने का मन में ख्याल आया? क्योंकि आप उसकी तो योग्यता भी रखती हैं। नहीं, देखिए, मेरी योग्यता किस काम के लिए है ये मेरी पार्टी तय करती है और हमारा संगठन तय करता है। और मुझे लगता है कि पार्टी, हमारा संगठन हर एक कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार ही उनको अवसर देता है। तो स्वाभाविक रूप से आज पार्टी ने मुझे जिस योग्य समझा, मेरी जो क्षमताएं थी उसके आधार पर मुझे अवसर दिया है। और इसके पूर्व भी अगर मेरी पार्टी को लगता था कि मैं महापौर बनकर इस भोपाल का विकास बेहतर तरीके से कर सकती हूं, तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। तो हमारी अपनी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं होती है कि हमको क्या बनना है क्या नहीं बनना। हम तो अपना काम करते हैं, सकारात्मकता के साथ करते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे रख के करते हैं और पार्टी जो अवसर देती है उसे हम शिरोधार्य करते हैं। हम अपनी कॉपी लिखते हैं, नंबर देने वाला कोई और है, वो जनता है, वो संगठन है और ऊपर बैठे हुए लोग हैं। लेकिन आपने बात की, गोल्डन पीरियड रहा निश्चित रूप से भोपाल की, जब आप मेयर रहीं। भोपाल ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई जिसमें यहाँ की आबो हवा खराब हो रही है। आपको लगता है कि कंक्रीट के जंगल, मेट्रो सिटी बनाने का जो सपना है वो भोपाल को कहीं ना कहीं इसकी आबो हवा को गंदा कर रहा, प्रदूषित कर रहा है? देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी तो है ही, लेकिन एक बहुत सुंदर शहर के रूप में भी जाना जाता है। मुझे लगता है कि जब मैं भोपाल की महापौर बनकर काम कर रही थी और मुझे भोपाल के विकास के लिए कई बार देश से बाहर जाना पड़ा, तो जब भी हमने भोपाल की वहाँ चर्चा की तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और बाहर के लोग जब भोपाल आए तब उन्होंने यहाँ की ग्रीनरी जब देखी तो उनको लगा कि भोपाल बहुत सुंदर शहर है, नेचुरल ब्यूटी है, नैसर्गिक सौंदर्य है। और यही कारण है कि भोपाल के नैसर्गिक सौंदर्य को, भोपाल की आबो हवा को, भोपाल के ग्रीनरी को देखकर यहाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसने लगे हैं। हमारी बसाहट बढ़ती जा रही है। जब बसाहट बढ़ती है तो बहुत सारी विकृतियाँ भी आती हैं और इस दृष्टि से अगर हम समय रहते उस पर ध्यान ना दें तो आगे चलकर ये नासूर बन जाती है। तो आज ये समय है इस बात का कि हमको बढ़ते हुए भोपाल को बेहतर बनाने का, आइडियल बनाने के लिए किस प्रकार के निर्णय लेने पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद प्लानिंग के साथ बसाहट होगी और भोपाल की जिस प्रकार की ये विकृति आ रही है इसको भी हम दूर कर पाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत सही समय पर सही निर्णय उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का लिया है जिसके दूरगामी परिणाम हमको दिखाई देंगे। 2018 में आप पहली बार विधायक बनी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी फिर से एक बार वापस आए। उस मंत्रिमंडल में आपको स्थान नहीं मिला, लेकिन बहुत करीब से आप, क्योंकि महापौर भी रही भोपाल की ही, आप शिवराज सिंह चौहान जी को भी देखा और अब जिस मंत्रिमंडल में आप हैं उसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं जी। क्या अंतर देखती हैं इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों में आप? बहुत कठिन प्रश्न किया है आपने। दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली है और बहुत बेहतर कार्यशैली है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार 2003 से लेकर 2023 तक इस मध्य प्रदेश में बीच का अगर 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो बीमारू प्रदेश से बाहर निकालकर एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में मध्य प्रदेश को ला खड़ा किया था। प्रदेश के हर वर्ग का विश्वास जीतने का काम किया था, वो अद्भुत और अकल्पनीय था। 2023 के बाद हमारे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से काम करना, मध्य प्रदेश के उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के रुके हुए कार्यों को हाथ में लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं वो भी अद्भुत है। मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री होने के नाते गर्व के साथ ये कहती हूँ कि हर कैबिनेट में उनके द्वारा कोई ना कोई एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है और सिर्फ निर्णय नहीं लिया जाता, उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। मैं अपने ही उदाहरण के आधार पर बताऊंगी कि हमारी जब भोपाल के विकास की बैठक हुई
और मैंने उनके सामने ये सुझाव रखा कि एक समय था कि हम BRTS कॉरिडोर हम लेकर आए थे, उस समय वो शहर की आवश्यकता थी, लेकिन आज वो BRTS कॉरिडोर शहर के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी है। मुसीबत और दुर्घटना का कारण बन गया। उसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। बिना एक क्षण की देरी लगाए उन्होंने कहा कि BRTS कॉरिडोर हम हटाएंगे। आप सोचिए, होशंगाबाद रोड का वो व्यस्ततम मार्ग आज स्मूथली वहाँ पर ट्रैफिक निकलता है। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। तो दोनों की अपनी कार्यशैली है और दोनों अद्भुत क्षमता के धनी हैं। दोनों ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप देखिए GIS के बाद किस प्रकार से निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। मध्य प्रदेश एक औद्योगिक प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने अभी सारे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा है, उनके विभागीय समीक्षा भी करवाई है उनने कि किस तरीके के काम किए जा रहे हैं। हो सकता है इसी आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार भी हो आने वाले समय में। अभी वर्तमान में भोपाल संभाग की बात करें तो आप और विश्वास सारंग जी मंत्री हैं। वो तीसरा अगर व्यक्ति कोई भोपाल संभाग से हो सकता है तो आपकी नज़र में वो कौन होना चाहिए? नहीं, ये तो बड़ा मेरा प्रश्न ही नहीं है ये। नहीं मतलब आपको लगता है कि हमारी टीम और मजबूत होगी? नहीं, मैं कभी इस विषय पर कभी मैं सोचती भी नहीं हूँ। पार्टी जो निर्णय लेती, संगठन जो निर्णय लेता है, वो हम सब के लिए शिरोधार्य होता है। इसलिए इस विषय पर हम कभी विचार ही नहीं करते। जो जिम्मेदारी जिसको मिली है वो निभाते हैं। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। कई ऐसे वरिष्ठ नेता जो केंद्र से आए हैं और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मध्य प्रदेश में। जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव, इनके साथ आपने काम किया है तो आपके ये फेवरेट, जैसा कि अभी आपने बताया भी। बाकी नेताओं में आपको सबसे ज़्यादा कौन ठीक लगता है जो ऐसी बात करते हैं जिनकी बातों में आपको लगता है कि दम है, सार्थकता है, सच्चाई है, सही है? ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब किसी एक का नाम लेना तो मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हर एक कार्यकर्ता जब जनप्रतिनिधि बनता है, जब जिम्मेदारी संभालता है, तो वो निश्चित रूप से बहुत सरल और सहजता के साथ काम करता है। मुझे किसी भी, चाहे वो केंद्र सरकार से आए हुए किसी बड़े वरिष्ठ नेता की बात हो या मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता की, मुझे कभी कहीं कोई मुश्किल नहीं आई। और मेरे जैसे जो भी उनके पास गए होंगे, मुझे लगता है उनको भी कभी मुश्किल नहीं आई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिवार है जो संस्कारों के साथ काम करता है। हम सब विचारधारा के लिए काम करते हैं। तो किसी को कि कोई अच्छा काम कर रहा, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा, ये विषय तो हमारा कभी रहा ही नहीं। बल्कि मुझे लगता है सब अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यस, सब अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे सीखने को भी मिलता है और सब पार्टी के विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। आपने उस समय की राजनीति, जब बाबूलाल गौर जी पीक पे हुआ करते थे, विपक्ष में भी रहे, वो समय भी आपने देखा। उस समय राजनीति में एक बात होती थी, नेताओं के मुंह से आमतौर पर सुनने को मिलती थी कि हमारे मतभेद हैं, ना कि मनभेद हैं। उनमें आपसी विवाद नहीं समझ में आता था। और उसी ज़माने से आते हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। आज इन दोनों के बीच जिस तरीके से द्वंद्व मचा हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगी? कि देखिए, उनके परिवार का मामला है, उसमें मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस दौर की राजनीति की बात ही अलग थी। उस समय जो रिस्पेक्ट था एक दूसरे का, वो मैंने स्वयं भी देखा है किस प्रकार से, चाहे विपक्ष के बड़े से बड़े लीडर हो, वो किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लीडर का सम्मान करते थे। बाबूजी विपक्ष में भी रहे हैं और बाबूजी सत्ता में भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपस में उनके सामंजस्य थे और जिस संबंध थे वो अद्भुत थे। विपक्ष के नेताओं से भी बहुत अद्भुत थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति सबसे आगे चलने लगी है। और आजकल AI का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत चिंतनीय है। बहुत सभी के लिए चिंता का विषय है कि इस प्रकार से किसी का मान मर्दन करना, क्योंकि एक बार सामने वाला मान मर्दन कर देता है, उसकी छवि खराब हो जाती है, उसको बनाने में उसको कितना टाइम लगता होगा। तो ये जो जिस प्रकार से हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर सभी दलों को विचार करना चाहिए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत अधिक शराब पीती हैं। इस तरीके की टिप्पणी आपको लगता है कि करनी चाहिए या उनकी बात में सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल, मतलब इस प्रकार से बोलना उनका ये बहुत अनुचित है। मुझे लगता है कि उनको अपने शब्दों की मर्यादा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। परिवार में महिलाएं सबके होती हैं और महिलाएं हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रही हैं। कि महिलाओं के बारे में इस तरह से बोलना, और वो भी सार्वजनिक तौर पे बोलना,
ये मैं मानती हूँ कि ये मर्यादित आचरण है उनका। महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या जीतू पटवारी जी के परिवार की महिला पर अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी करें तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? तो ऐसे मध्य प्रदेश की महिलाएं भी सम्माननीय हैं, किसी के परिवार की वो भी बेटी हैं, बहू हैं, पत्नी हैं। इस प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाबूलाल गौर जी जब जीवित थे उस समय आपको या उनको कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर था? नहीं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर कभी नहीं रहा, लेकिन बाबूजी के संबंध बहुत अच्छे थे। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बाबूजी के संबंध हमेशा अच्छे रहे, पर वो यह भी जानते थे कि बाबूजी जैसे खाँटी नेता जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक एक लंबा राजनीतिक जीवन जीकर आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सहयोग ले सकते हैं लेकिन उनका साथ कभी नहीं दे सकते। तो बाबूजी के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस के नेता जानते थे, लेकिन बाबूजी के जिस प्रकार से सबका काम करने की एक शैली थी उससे सब बड़े प्रभावित रहते थे, इसलिए कभी बाबूजी के अगेंस्ट नहीं गए। विधानसभा में मैंने कई बार देखा है महिलाओं की जिस तरीके से वहाँ संख्या और भारतीय जनता पार्टी का एक अलग रूप देखने को मिला है। अब तो पक्ष के भी जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो भी खड़े होकर सवाल दाग देते हैं कि ये काम हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो इसको क्या कहा जाए? वरिष्ठों की उपस्थिति में वो अपनी आमद दर्ज कराते हैं, अपनी बात रखते हैं, या देखिए विधानसभा वो प्लेटफॉर्म है जहां हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर विधानसभा में वो अपनी बात रखता है। हाँ, और अपनी बात रखने की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से आप बात रख रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा है तो उसको आप उचित तरीके से रखें, निश्चित रूप से आपके काम होंगे। सरकार भी चाहती है कि हर विधायक के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर विधायक की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे लिए विधानसभा से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो भी नहीं सकता। चलिए, राजनीतिक सवाल तो बहुत हो गए, कुछ व्यक्तिगत सवाल कर लेते हैं। कृष्णा जी, जब आपकी बात होती है तो एक तो सरल सौम्य सहज स्वभाव के लिए आप जानी जाती हैं, दूसरा आप अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं, आप अपनी खूबसूरती के लिए भी कई बार चर्चा में आती हैं। 2 बेटे हैं आपके, 2 बहुएं भी हैं आपकी। कौन आपका ये ड्रेस डिजाइनर कौन है और राजनीति में आपकी मदद कौन करता है? दोनों को ही राजनीति का शौक नहीं है। दोनों बेटे, एक यूएस में है, सेटल हो गया है, एक मेरे साथ ही उसका अपना बिजनेस है, वो उसी में अपना व्यस्त होता है। बहुएं हैं दोनों बहुएं डॉक्टर है। यहाँ जो मेरे साथ है वो MDS है और जो यूएस में है वो भी MD मेडिसिन डॉक्टर है। 3 मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, 2 ग्रैंड डॉटर है, 1 ग्रैंडसन है। दादी तो कहीं से भी नहीं लगती आप। मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक ऐड आपको याद होगा कि आप बढ़ती उम्र में कैसे खुद को मेंटेन रखती, संतूर से नहाती है क्या, ऐसी बातें होती है। तो स्मार्ट टाइम के जमाने में है, जबकि तनाव भी रहता है, तनाव भी रहता है, वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। तो जब मेरा ग्रैंडसन मुझको ये कहता है कि मेरी स्मार्ट दादी है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे लगता है कि यही आपके अंदर की सबसे बड़ी एनर्जी है। और जहाँ तक ड्रेसिंग सेंस की बात है तो शुरू से एक अच्छा शौक था, क्योंकि एक अच्छे परिवार में परवरिश हुई थी। कलाकार भी रही आप, आर्टिस्ट भी रही। हाँ जी, हाँ, अच्छे परिवार में परवरिश हुई थी, अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई और शुरू से परिवार के संस्कार थे। तो कपड़े भी मर्यादित कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहनना, हमेशा हमारे पिताजी की ये सोच रहती थी कि हमें अच्छे से रहना है, कभी भी हमें दीनहीन नहीं रहना है। कोई ऐसी महिला राजनेता किसी भी दल की हो जिसको आप फॉलो करती हो कि ऐसा बोलना है, ऐसा दिखना है, ऐसे चलना है? नहीं, अब तो चली गई। सुषमा स्वराज जी को मैं बहुत बहुत पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी और वो मेरे लिए रोल मॉडल थी महिलाओं में, वो मेरे लिए हमेशा से, क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो भी करती थी, किस प्रकार से वो बोलती हैं, किस प्रकार से वो सबसे मिलती हैं। इतनी बड़ी लीडर होने के बाद भी जब कभी भी हम उनसे मिलने जाते थे तो नाम से बुलाती थी और गले लगाती थी, माथा चूमती थी। तो मुझे लगता है कि ये हमको सीखने की बातें थी सारी जो हमने सीखी हैं। तो आज जो मुझसे छोटी कार्यकर्ता जब मुझसे मिलने आती हैं तो उनसे भी मैं वैसा ही व्यवहार करती हूँ जो मेरे साथ वो करती थी। फिल्में भी देखने का शौक होगा ही? हाँ बिल्कुल है, फिल्में देखने का तो पहले से ही शौक था। कॉलेज के ज़माने से बहुत हम लोग देखते थे, फ्रेंड सर्कल हमारा था, जाते थे, नया जो भी नई फिल्म आती थी उसको हम ज़रूर देखते थे। लेकिन अब तो समय ही नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अभी जो अच्छी फिल्में आती हैं वो ज़रूर देख लेते हैं। घूमना भी बहुत पसंद है आपको? घूमना भी मुझे बहुत पसंद है और मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो और मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है,
तो अगर हम डांस भी करते हैं, कभी घर में कोई मंगल प्रसंग शादी का होता है, तो जब हमें डांस करना होता है तो हम दोनों एक साथ करते हैं। अब मेरी पोती बड़ी हो रही तो हम तीनों एक साथ करते क्योंकि उसको भी बड़ा शौक है। खाने में क्या पसंद करती हैं आप, क्योंकि आप बनाने की भी शौकीन हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं वैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन खाने में ऐसा कुछ नहीं कि ये खाना ये नहीं खाना, मुझे जो मिलता है मैं सब खाती हूँ वेज। लेकिन चूंकि इंदौर की हूँ, मालवा की बेटी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से दाल बाटी अगर कहीं मिल जाती है तो वो तो आपके भाई लोग आते हैं तो वो कंपलसरी है लेके आना उनको। मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि जब भी कोई इंदौर से आ रहा है तो आपके लिए 2-3 चीजें हैं वो कंपलसरी लेके आएंगे। बिल्कुल, इंदौर की सेव, नमकीन, क्योंकि हम इंदौर के हैं तो इंदौर वाले जब भी खाना खाने बैठते हैं तो थाली में सेव जरूर रखते हैं, तो वो थाली में सेव जरूर होती है। दाल बाटी अगर हो तो भले ही थोड़ी देर पहले भी खाना खाया हो फिर खा सकते हैं हम, इतना पसंद करते हैं। तो ये शौक ज़्यादा है और सभी को पता भी है कि मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है, तो जब भी भोजन पे बुलाते हैं दाल बाटी बनाते हैं। क्या बात है, बहुत ही आनंद आया आपसे बात करने में कृष्णा जी। आप अच्छी वक्ता हैं, आप एक संस्कारी बहू हैं, एक संस्कारी माँ हैं, संस्कारी पत्नी है, संस्कारी राजनेता हैं और एक संस्कारी आर्टिस्ट हैं और एक संस्कारी परिवार से हैं। इस नाते भी अगर बात कहें, ऐसे लक्षण किसी एक महिला में या एक व्यक्ति में होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी परवरिश ऐसी रही, आपके संस्कार ऐसे रहे कि इस तरीके से आप हैं और आज लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आधी आबादी का राजनीति में हस्तक्षेप होना चाहिए, उनकी नीतियों में सलाह लेनी चाहिए और आने वाले समय में भी महिलाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, घर की दहलीज से बाहर निकलना चाहिए। और एक बहुत ही सही शब्द जो उपयोग किया है इनने कि मैं राजनीति नहीं करती हूँ, मेरे घर वालों को पता है कि मैं सेवा करती हूँ। और कोई माँ ही है जो सेवा ही करती है और राजनीति नहीं कर सकती है। राजनीति करने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है।